क्रिमिनल अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो हर एक हद पार कर सकता है। और ऐसी एक कहानी है दिल्ली से, जिसे सुनकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। तारीख थी 2 जुलाई 1995, शहर दिल्ली। 2 पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिनका नाम था कुंजू और चंदर। दोनों पेट्रोलिंग कर रहे थे दिल्ली शहर में ही। अचानक से वो पहुंचते हैं बागिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट के पास में। वहाँ पे अचानक धुआं आ रहा होता है, तो उनको शक होता है कि यहाँ पे धुआं क्यों हो रहा है। वो वहाँ पे जाते हैं रेस्टोरेंट के पास में और वहाँ के होमगार्ड से पूछते हैं कि आखिर यहाँ से ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना धुआं क्यों आ रहा है। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस रेस्टोरेंट का कुछ डस्ट हम लोग जला रहे हैं और उसके बाद यहाँ से धुआं ख़त्म हो जाएगा। वो पेट्रोलिंग करने के लिए दोनों पुलिस वाले आगे दूसरी लेन में चले जाते हैं, लेकिन जाते ही उन्हें अचानक से बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है, जो कि एक औरत की आवाज़ होती है। वो फिर से लौट के जाते हैं और देखते हैं उस रेस्टोरेंट से अब आग की लपटें बाहर निकल रही थी। वो अंदर जाते हैं, लेकिन वो जो होमगार्ड होता है वो उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। उसके बाद वहाँ का मालिक बाहर आता है, जिसका नाम होता है केशव। वहाँ का मैनेजर होता है। वो बाहर निकल के कहता है कि बस कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे डस्ट जला रहे हैं, लेकिन वो लोग उनकी नहीं मानते हैं और अंदर रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। ताला लगा होता है, तो वो क्या करते हैं, दीवार होती है, दीवार को फांद के उस पार चले जाते हैं और वहाँ जाके कुंजू और चंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कि एक तंदूर में 2 लोग खड़े होके उसमें कुछ फाइलें डाल रहे हैं। वहाँ पे जाके वहाँ पे जो 2 इंसान होते हैं वो होते हैं केशव और सुशील एक पॉलिटिशियन है और केशव उस बागिया बारबेक्यू का मैनेजर होता है। केशव पुलिस वालों से कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, हम अपने कुछ पॉलिटिक्स के पेपर्स हैं जो यहाँ पे जला रहे हैं इसके बाद से। लेकिन उन दोनों का वहाँ पे कुछ शक होता है और दोनों पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक बाल्टी पानी लेके आते हैं और उस तंदूर में डाल देते हैं। जब वो उस तंदूर में पानी डालते हैं तो ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, तंदूर में पानी डालने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत है। उस तंदूर के अंदर एक औरत थी, जिसके ऊपर पानी डालने के बाद उस तंदूर से कुछ मांस इधर उधर लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था और हड्डियाँ उसके अंदर पड़ी हुई थी। तो केशव बताता है कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन इतनी ही देर में पुलिस वालों ने पहले ही कॉल कर दी होती है फायर ब्रिगेड वालों को और अपनी पुलिस की दूसरी यूनिट्स को भी बुला लेता है कि आइए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप लोगों को यहाँ पे आना है। और जब वो उनसे जाने के लिए कहता है, जब तक केशव उन पुलिस वालों पे हावी हो उसके पहले ही पुलिस की दूसरी यूनिट और फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पर आ जाते हैं। अब वहाँ पे केशव कहता है उन लोगों से आप लोग यहाँ से जाइए, लेकिन उतनी ही देर में सुशील वहाँ से गायब हो जाता है और सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो केशव को गिरफ्तार कर दिल्ली की एक जेल में डाल देते हैं। पूछताछ चल ही रही होती है, लेकिन सुशील उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाता है। लगभग 10 दिन सुशील गायब रहता है और 2 जुलाई के दूसरे दिन यानी कि 3 जुलाई को पेपर की सुर्खियों में बस इस मर्डर के बारे में लिखा होता। मर्डर था या फिर सुसाइड था, ये किसी को नहीं पता था। सब यही सोचते हैं ऐसा कुछ तो हुआ होगा या ऐसा क्या था, इसका जो कातिल है वो कौन है, केशव है या सुशील है, इस बात का कोई अंदाज़ा किसी को नहीं था। बहरहाल पूछताछ चलती रहती है, लेकिन जो केशव होता है वो कुछ नहीं बताता है और सुशील उधर गायब रहता है। काफ़ी पूछताछ के बाद जब बहुत उसको प्रेशर किया जाता है तो केशव बताता है कि जो सुशील है वो एक पॉलिटिशियन है और केशव कहता है कि सुशील के बहुत सारे एहसान है मेरे ऊपर और ये सब मैंने सुशील के कहने पे किया है। उधर केशव 10 दिन बाद अपने आप को बेंगलोर पुलिस को सरेंडर कर देता है और इसकी जानकारी बेंगलोर पुलिस दिल्ली पुलिस को देती है। उधर दिल्ली पुलिस स्टेशन में एक लड़का आता है जिसका नाम करीम होता है। वो वहाँ पे आता है और अपनी रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट में वो लिखवाता है कि जो लड़की उस दिन तंदूर में जली हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि सुशील की पत्नी नैना है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, सुशील ने अपनी ही पत्नी को क्यों मारा? और जो करीम होता है वो सुशील के सरेंडर करने के पहले वहाँ पहुँचता है और वो बताता है, लेकिन पुलिस बिना छानबीन के कोई भी बात को अंजाम नहीं दे सकती। उधर बस उसकी रिपोर्ट को लिख लिया जाता है और जांच पड़ताल चलती रहती है। इतने में ही सुशील अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर जब सुशील अपने आप को सरेंडर कर देता है तो फिर कुछ चीज़ें बाहर खुल के आने लगती हैं। सुशील बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है, इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं हम अभी। सुशील, करीम जो लड़का आया था रिपोर्ट लिखवाने और नैना, तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तीनों दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं। सुशील जो होता है वो नैना का बहुत अच्छा दोस्त होता है
और करीम भी उसका दोस्त होता है। लेकिन करीम और नैना दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। लेकिन नैना सिख थी और करीम जो होता है वो मुस्लिम था, इस वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाती है। इसके बाद करीम अपने ही मज़हब की एक लड़की से शादी कर लेता है, जिस वजह से नैना काफ़ी परेशान होने लगती है। जब नैना परेशानी में होती है तो उस वक्त सुशील उसको सहारा देता है। सुशील भी उसे अपने दोस्ती का नाता देता है, उसको समझाता है। फिर दोनों में धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद सुशील और नैना शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी कुछ हफ्तों तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जो सुशील होता है वो दो फेस इंसान होता है। एक तरफ तो वो बहुत अच्छा इंसान है, सुबह वो छतरपुर रोज़ मंदिर जाता है, एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर, एक पॉलिटिशियन होता है। लेकिन रात होते ही उसका दूसरा चेहरा सामने आता है। दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी नैना को आए दिन मारता पीटता रहता है, उससे गाली गलौज करता है। नैना इस बात से बेहद परेशान होती है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। नैना को कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं रहता है, नैना के परिवार वाले उसको कुछ खास सपोर्ट नहीं करते। उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि अपने पति के साथ में रहो, जैसा भी है, लेकिन तुम्हें उसी के साथ रहना है। लेकिन दूसरी तरफ नैना इन सब चीज़ों से परेशान होकर करीम को बताती है। तो जब करीम को वो बताती है तो करीम उसको सपोर्ट करता है, इमोशनली सपोर्ट के लिए करीम हमेशा उसके पास खड़ा रहता है। तो एक दिन 2 जुलाई की रात थी और नैना हाथ में ड्रिंक लिए हुए खड़ी थी और फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। उतने में ही सुशील आता है और सुशील उसको ड्रिंक देने की बात करता है। नैना उसके लिए एक ड्रिंक बनाती है और उसको दे देती और फ़ोन काट के चली जाती। सुशील का दिमाग एकदम घूम जाता है। सुशील सोचता है कि ये लड़की किससे बात कर रही थी। सुशील जब उस नंबर पे दोबारा फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि वो वही कॉलेज का लड़का है जो उसके साथ पढ़ता था और उसका करीम नाम होता है। सुशील को उन दोनों के अफेयर के बारे में पहले से ही पता होता है, जो कि शादी के पहले थे। शादी के बाद में उन दोनों के बीच में कोई अफेयर नहीं था, वो सिर्फ दोस्त थे। इस बात पे सुशील बहुत गुस्सा करता है और नैना को मारता पीटता है। इसके पहले भी उसने हवा में फायरिंग की थी नैना के ऊपर, लेकिन बस उसको डराने और धमकाने के लिए। बाद में जब सुशील उसके ऊपर फायरिंग करता है तो नैना की मौत हो जाती है और इस बारे में वो हर एक बात केशव को बताता है। केशव जाता है और उन दोनों को यही सजेशन देता है कि नैना को रेस्टोरेंट में रखी हुई तंदूर में फेंक दो ताकि वो जल जाएगी और उसमें से कोई निशानी नहीं बचेगी कि इसका मर्डर किया गया है या इसने सुसाइड किया गया है। यहीं से बात इसकी ख़त्म हो जाएगी। केशव और सुशील मिलकर नैना को तंदूर में फेंक देते हैं और वो जल जाती है। तब तक कि पुलिस वहाँ पे पेट्रोलिंग करने आती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। लेकिन सुशील तो वहाँ से भाग चुका होता है और केशव बेचारा इस सब जाल में फंस जाता है। उधर करीम भी इन सब बातों को समझ जाता है और इसको बता देता है पुलिस को कि ऐसा ऐसा हुआ है। और करीम नैना के करीब तब आया था जब नैना ने बताया कि उसे ऑस्ट्रेलिया जाना है और इन सब चीज़ों में वो मदद कर रहा था। इस बारे में सुशील को कहीं ना कहीं भनक थी कि करीम और नैना फिर से एक साथ हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई अफेयर नहीं था, वो बस दोस्त थे। लेकिन सुशील को लगता था कि जो कॉलेज लाइफ में चीज़ें हो रही थी वहीं फिर से हो रही हैं। नैना करीम को ज़्यादा महत्व दे रही है, ना कि अपने पति सुशील को दे रही है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो आखिर में नैना को मार देता है। उसके बाद उसे जेल हो जाती है और उसे डेथ सेंटेंस बोल दिया जाता है। लेकिन उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना तेज होता है, इतना अच्छा होता है कि उसको कोई सज़ा नहीं मिलती है। उसके बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट उसे लाइफ सेंटेंस कर देती है। कुछ टाइम जेल में रहने के बाद 22 दिसंबर 2018 को उसे टिहरी जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इस तरह से सुशील एकदम साफ बच जाता है इन सब चीज़ों से और केशव भी बच ही जाता है कहीं ना कहीं और फिर से वो लोग अपना जीवन जीने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, इतने बड़े अंजाम के लिए डेथ टू सेंटेंस होना चाहिए या फिर बस 20 और 25 साल की सज़ा ही काफ़ी है?